बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर गर्म है कि पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम के हवाले से मुसव्वदा मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया, लेकिन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ की मुशावरत के बगैर किसी भी चीज़ को फाइनल करने में, किसी भी चीज़ को हतमी समझने में हम कासिर हैं और बानी तहरीक इंसाफ से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उन्होंने कहा कि हम मुशावरत कर रहे थे कि उस दौरान मालूम हुआ कि कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर मुसव्वदा मंजूर कर लिया है। क्या सूरत हाल बनेगी आने वाले दिनों में ज़रूर वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब गुज़िश्ता रात मौलाना फजलुर रहमान से मुसव्वदे के हवाले से हमारी इत्तलात के मुताबिक तमाम चीज़ों को फाइनलाइज कर चुके थे। 12 चीज़ें उस वक्त सामने आएंगी, उस वक्त क्लियर हो सकेंगी कि जब मुसव्वदा जो है वो मंजूर हो जाएगा, पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा, क्योंकि अब तक मुसव्वदे के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो वक्तन फवक्तन तब्दील होती रही हैं। प्रोग्राम के पहले से में नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे राजा कमरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून से और कुरैशी साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कुरैशी साहब, पहले ज़रा राजा साहब से मैं अलावा ले लूँ। राजा साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त तक? जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनको क्या कुछ बताया गया है, किन चीज़ों के ऊपर तरमीम हो रही है, क्या मामला हो रहे हैं? जो ड्राफ्ट हमारे पास आ रहे हैं, जो चीज़ें वक्तन फवक्तन अपडेट हो रही हैं, जिसके अंदर यह भी बताया गया है कि जुडिशल काउंसिल के अरकान की तादाद जो है उसमें फ़र्क किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो आप लोगों को, अरकान कौमी असम्बली को, हुकूमती अरकान को क्या कुछ बताया गया सर? देखें, इस वक्त तो जो चीज़ें अंडर डिस्कशन है तरमीम के हवाले से, स्टार्टिंग फ्रॉम जो इब्तदा हुई थी जहाँ से, वो तकरीबन अब ज़बान ज़दे आम है, आम शहरियों को भी पता है, सहाफ़ी बरादरी को पता है और ज़ाहिर है पार्लियामेंटेरियंस को भी उतना ही पता है। थोड़ी सी जो एहतियात करनी पड़ती है वो ये है कि चूँकि जब तक चीज़ें राइप नहीं होती तो उनको एक मौजूए बहस बना देना ये दानिशमंदी नहीं होती। लेकिन इस वक्त जो फ़िलहाल जिस पे कि ज़्यादा इत्तफ़ाक़ राय है और उसका इम्कान है, वो अदालती इस्लाहात है जिनका ताल्लुक अदलिया से है बुनियादी तौर पे। तो इसके साथ साथ शायद कोई चंद चीज़ें जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो वो एक इलेक्शन का लड़ने का हक, नॉट मेंबर पार्लियामेंट रहने का हक नहीं, इलेक्शन लड़ने का हक, कि वो नेशनैलिटी, जैसे कि हमने माजी में देखा कि बहुत से ऐसे केसेस हुए कि नेशनैलिटी जो है वो अभी उन्होंने उनकी वहाँ से विड्रॉ नहीं हुई थी तो पेपर्स दाखिल कराए तो वो डिस्क्वालीफाई हुए, तो इस हद तक कि वो इलेक्ट होने के बाद छोड़ दें। तो इस किस्म की एक दो तरमीम और बुनियादी तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में ये चीज़ों पे इत्तफाक राय का इम्कान है, अदालती इस्लाहात के बारे में। ठीक, जो अभी तक जिस तरह से राजा साहब ने बताया, ये कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिसके ऊपर इत्तफाक राय हो सकता है। आप लोग भी मुस्तकिल शरीक होते रहे हैं इजलास के अंदर, लेकिन महसूस ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ खाना पूरी कर रही है, कोई कंक्रीट चीज़ नहीं आई आपकी तरफ से। मौलाना फजलुर रहमान संजीदा थे, उन्होंने मुसव्वदा शेयर किया, उनकी पार्टी की तरफ से चीज़ें आती रहीं, वो मीटिंग में शरीक रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ से संजीदा नज़र नहीं आती। तो क्या रियासती मामलात में, आइन कानून के मामलात में, कि जहाँ इत्तलाक बहुत सारे लोगों पर होता हो, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना पार्लिमानी किरदार अदा नहीं करना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया और बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। पहली बात तो है, जहां तक रियासत की बात है, रियासत हमारे लिए उतनी ही बावकार और उतनी अहम और उतनी ही काबिल इज्जत है जितनी भी किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए होनी चाहिए। जहां तक हुकूमत की बात है, हुकूमत को और इस असेंबली को हम डे फर्स्ट से 8 फरवरी 2024 से नहीं समझते कि इनको पाकिस्तान के लोगों ने ये हक दिया है कि ये पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ करे, बल्कि इनको ये राइट भी नहीं दिया 8 फरवरी के इंतखाबात में लोगों ने कि ये असेंबलीज में आ सके। आगे हमने बदलना खास्ता उसी एक इल्जाम के तहत, जैसे आपने अभी मुझसे सवाल में फरमाया कि जी आप क्यों नहीं पार्ट बनना चाह रहे, आप संजीदा नहीं है। हम बिल्कुल संजीदा है। हमने इसी तासुर को जाहिर करने के लिए पूरा रोल प्ले करने की कोशिश की, पार्ट ऑफ द असेंबलीज बने, पार्ट ऑफ द सिस्टम बने, अवाने बाकायदे अवान के इंतखाबात में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में हिस्सा लिया, इवन कायमा कमेटी तक ज्वाइन की ताकि डेमोक्रेसी डिस्टर्ब ना हो। जैसे तैसे भी है, ये निजाम चले। अल्टीमेटली पाकिस्तान का कानून और आइन हक जिस शख्स को देता है वो पाकिस्तान का कॉमन मैन है कि वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करे। मैं ये समझता हूँ और मेरी जमात ये समझती है, और पाकिस्तान के वो लोग जो कानून और आइन को समझते हैं, उसमें बार काउंसिल्स हैं, उसमें रेड जज साहबान हैं, उसमें आपके मीडिया के बड़े संजीदा और सीनियर लोग हैं कि ये जो कानून साजी है ये बुनियादी तौर पर 2024 8 फरवरी के इंतखाबात को किसी भी तरह लेजिटिमाइज करने के लिए की जा रही है।
इसका कोई ताल्लुक नहीं है अवाम की वेलफेयर से, कॉमन मैन की जिंदगी में किसी बेहतरी से। लोअर जुडिशरी में जो हाल है, क्या उसके हवाले से किसी जगह को सोच पाई जाती है? और जो कुछ पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की अदालतों के साथ इस हुकूमत ने किया, अपनी उस सरकार में भी जो पीडीएम थी जो 16 माह के लिए आई थी, और जो अब इन्होंने सलूक रवा रखा, कोई शख्स माजी में अगर ढूंढेगा तो उसको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। हमें आज भी इस बात का 100% से ज्यादा यकीन है कि ये हुकूमत का मकसद सिर्फ तहरीक इंसाफ को, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टेक्निकली नॉकआउट करना है। ये सियासी मैदान में हमें नहीं शिकस्त दे सके। इन्होंने जबर से, लाठी से, जुल्म से, FIR से, हर वो सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से जो किसी भी शख्स के ह्यूमन राइट्स को खत्म करती है, किसी भी शख्स को से बोलने की आजादी छीन लेती है। इन्होंने वो तमाम पावर इस्तेमाल की जिनकी आइन में गुंजाइश नहीं थी। अब ये जो कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है, और मैं बिलावल जरदारी साहब को सुन रहा था, वो बड़ा फरमाते हैं कि जी मिसाक जमहूरियत में ये था और हम मिसाक जमहूरियत का जो गैर मुकम्मल एजेंडा है उसकी तकमील कर रहे हैं। भाई मिसाक जमहूरियत में कहाँ लिखा हुआ था कि यूसुफ रजा गिलानी की गवर्नमेंट होगी तो नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे उनके अगेंस्ट? मिसाक जमहूरियत में जो कुछ था, अगर आपको इतना ही मिसाक जमहूरियत अब याद आ रहा है, तो आपकी 2008 से 13 तक की गवर्नमेंट थी, आपकी फिर लास्ट टाइम इकट्ठी गवर्नमेंट थी, आपको उस वक्त ये चीजें याद नहीं आई। ये एक दो लोगों को बेनिफिट देने के लिए, जिनके साथ ये समझते हैं कि ये इजी होंगे, और फ्यूचर में जो इनके बिहाइंड द सीन एग्रीमेंट्स हैं इनकी सपोर्ट के, वो पाया तकमील तक पहुंचेंगे। मुझे अभी भी ये यकीन है, सच्चा था, लेकिन अब यकीन है कि जब ये आईनी तरमीम टेबल होंगी, एक्चुअल लोगों को उस वक्त पता चलेगा। राजा साहब बड़े मोहतरम है, बड़ी शाइस्ता और बड़ी वाइस है PMLN की, मुझे तो इनका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं नहीं समझता कि किसी भी रुकन असेंबली को, वो PMLN से हो, पीपल्स पार्टी से हो, मां सिवाय 2, 4, 5 लोगों के ये इदराक भी हो, ये इंफॉर्मेशन भी हो। ऐसा नहीं है, अभी राजा साहब ने फरमाया कि जी वो टेबल होने से फिर पब्लिक हो जाएंगी और लोग डिस्कस करेंगे। भाई जब आपने 18th अमेंडमेंट की थी, 9 माह वो अंडर डिस्कशन रही। बार काउंसिल ने डिस्कस किया, सिविल सोसाइटी ने डिस्कस किया, सोसाइटी के डिफरेंट कंपोनेंट से उसको अपने डिस्कशन के अंदर रखा, और फिर वो 18th अमेंडमेंट आई। लेकिन नदीम साहब, एक वैसी जिमनी सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम के अंदर, क्योंकि सूबाई खुद मुख्तारी और सूबों को इख्तियारात मुंतकली का एक बहुत बड़ा प्रोसीजर था, शायद इसलिए उसमें ज्यादा वक्त लगाओ, हर आईनी तरमीम को इतना ही लंबा खींचना चाहिए? नहीं, देखिए, मकसद खींचना नहीं है, मकसद है कि आप पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात, आप जुडिशरी में इस्लाहात ला रहे हैं। मुझे नहीं इस लॉजिक की समझ आई कि जी जिस एक शख्स की एज 60 साल होगी तो वो 3 साल के लिए होगा, जिस शख्स की एज 65 के करीब होगी वो अपनी 65 साल की एज पर रिटायर हो जाएगा चीफ जस्टिस, और पार्लिमानी कमेटी उनकी तैनाती करेगी, 2 लोग फलाओ। मुझे इस मैजिक की समझ नहीं आई। इसके बिहाइंड पाकिस्तान के मसाइल को हल करने में कौन सा ऐसा जादूगर फरमाया, मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आई। ठीक, मतलब एक आपने गोरख धंधा बना दिया जो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। अभी मैं जिस फेडरल मिनिस्टर से या प्रोविंशियल मिनिस्टर से हुकूमती वुज़रा जब तर्जुमानी करते हैं, किसी की मिसाल देते हैं, जी फला कैदी था, वो गिरफ्तार हुआ, उस पर केस चला, वो 30। भैया आपने अगर ये सब कुछ करना है, आप जुडिशियल रिफॉर्म्स लोअर जुडिशरी के लिए भी मुतारिफ करवाते, आप इसका एक कंपोनेंट बनाते। आप तो चाहते हैं कि फलां शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बने और फलां शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाए, ठीक, फलां चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल हो, वो चीफ जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या हमारी अदालत सुप्रीम कोर्ट, वो भी उस अपील को ना सुन सके। किनके केसेस हैं? 153 के करीब कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो इस वक्त पेंडिंग है। क्या आपने ये 153 केसेस ही पाकिस्तान के लोगों का सबसे बड़ा मसला है? यहाँ एक सूबे के लोगों को दूसरे सूबे में कत्ल किया जा रहा है, यहाँ मेहमान आते हैं उनको मार दिया जाता है, यहाँ का नौजवान इतना मुतनफिर हुआ है पूरे निजाम से, पूरे निजाम हुकूमत से, कि अगर आज आप अलाउ कर दें कि जी आप यूरोप जा सकते हैं, तो जिन लोगों से हमने 1857 से जंग लड़कर 1947 में जिनसे आजादी ली, सारे लोग वहीं जाके बसना चाहते हैं, जिनकी गुलामी से मैंने निजात ली थी। लोग ठीक, नदीम साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ सर, जरा राजा साहब को भी शामिल कर लूँ। राजा साहब, नदीम साहब कह रहे हैं कि आप लोग लेजिटिमेट ही नहीं है किसी आईनी तरमीम के लिए, और आप
का ये सारा जो तरमीम का साइकिल है ये है इसीलिए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्निकल बुनियादों पे आपकी हुकूमत को तस्लीम कर ले। तो सर दूसरी बात मैंडेट की एक तो बात आपकी आगे, दूसरा नदीम साहब का पॉइंट वैलिड महसूस नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि हुकूमत किसी हराड़ी का शिकार है। आप देखेंगे असम्बली का इजलास रख दिया, फिर 4 बजे होगा, फिर 6 बजे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, इधर मुलाकातें जारी हैं एक जानिब, दूसरी जानिब जो है एक जानिब नंबर्स आपके पूरे नहीं है, मुलाकातें आप कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप इजलास बुला के बैठे हुए, आप समेत तमाम अरकान जो है वो सूली के ऊपर अटके हुए कि जी बस इजलास में शरीक होना है, हुकूमत जिसको कहेगी उसको ठप्पा मार देना है। देखें, पहली आज ये लेजिटिमेसी की बात कि अब कितना तजाद है मेरे भाई के बल्कि इनकी पार्टी के मौक़िफ़ में कि एक तरफ लेजिटिमेसी है स्टैंडिंग कमेटीज़ के लिए, लेजिटिमेसी है सैलरीज और अलाउंसेस के लिए, लेजिटिमेसी है चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटीज़ के लिए, लेजिटिमेसी है तमाम कमेटीज़ के लिए, इवन इस स्पेशल कमेटी का हिस्सा भी हैं और शरीक भी होते रहे, आज भी शरीक हुए और अभी जिस चीज़ों पे इत्तफाक राय हुआ उसमें ये भी शामिल थे। तो कहने का मतलब यह है कि ये डबल आ जाता है, यानी कानून के लिए लेजिटिमेसी है, लॉ के लिए इन्होंने अमेंडमेंट्स दी, उस लॉ की उस लॉ पे डिबेट की, बजट के लिए लेजिटिमेसी है कि बजट में इन्होंने कट मोशंस दिए और इन्होंने बजट में अपनी इनपुट दी, तो अमेंडमेंट के लिए, आईनी अमेंडमेंट के लिए लेजिटिमेसी नहीं है। ये बड़ा एक अजीबोगरीब मौक़िफ़ है। और दूसरी बात जो अभी आपने ये कहा कि जी असेंबली क्या एक जो असेंबली रूल्स हैं उसके तहत दिन है कि 365 दिन में कोई गालबन 160 दिन असेंबली का इजलास होना है, मैं फिगर अगर मैं गलत नहीं हो रहा तो वो इजलास होना होता है और उसका एजेंडा है। आज भी के इजलास में भी और गुज़श्ता रात भी जो इजलास चला, कई घंटे चला, उसका एजेंडा था और वो एजेंडा पूरा हुआ और इसके अगले चंद दिनों का भी आगे जितना जो 10 दिन इजलास चलना है, क्योंकि हर महीने ये जो कैलेंडर है उसके मुताबिक कोई 10 दिन कम अज़ कम इजलास होना होता है, तो तब पूरा होता है, वरना 15 दिन भी कुछ महीनों में होता है। तो इसलिए ये तो कोई बात नहीं है कि लटके हुए हैं, बिल्कुल इजलास मामूल के मुताबिक हो रहे हैं और इजलास कोई सैटरडे को होना या जुमे को होना या शाम को होना या सुबह का होना कोई अनहोनी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप असेंबली का कैलेंडर उठा के देख लें, पिछले पीटीआई के दौर का भी और दीगर हमारे अदवार का भी डिफरेंट, तो इजलास होते हैं और एजेंडा के साथ होते हैं। या तो हो कि कोई और एजेंडा ना हो और इसी के इंतज़ार में सब असेंबली में जाके हाथ पे हाथ धर के बैठे हों। लेकिन कुछ चीज़ों का मैं ज़रूर बात करूँगा कि इन्होंने 153 जो केसेस का कहा, तो 153 से चलो 10-20 ज़्यादा होंगे, लेकिन असल बात उन केसेस के नंबर्स की नहीं है, वो जो टाइम कंज्यूम्ड बाय दीज केसेस एट द कॉस्ट ऑफ कॉमन मैन, जिस कॉमन मैन की अभी ये बात कर रहे थे, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मिसाल दूंगा मीडिया से कि एक हालात हाजरा के प्रोग्राम की जो तैयारी है या शूटिंग है, 1 घंटे का प्रोग्राम है तो 1 घंटा ही उसकी तैयारी में लगता है। लेकिन अगर वही कोई ड्रामा शूट हो रहा हो तो वो होता तो 1 घंटे का है, लेकिन उस पे कई हफ्ते लगते हैं उसको तैयारी में। तो ये भी इन केसेस की भी इसी तरह मिसाल दी जाती है। और फिर ये सेक्शन 199 जो रिट पिटीशंस के केसेस हैं, जो हर तीसरा केस जो है वो रिट पिटीशंस का है, उसको भी अगर आप सामने रखें, और 184(3) जो सुओ मोटो के केसेस हैं, तो ये तादाद बल्कि अगर घंटों में नापें तो ये तकरीबन उन जो 60,000 केसेस हैं पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में, ये तकरीबन टाइम का कंजम्पशन जो है वो 40-60 की बनती है। ठीक है, मैं नदीम कुरैशी साहब सर ये सवाल ब्रेक के बाद जरा आपके पास लेके आऊँगा कि अगर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इस्लाह का अमल शुरू हो जाए और फिर लोअर कोर्ट्स की तरफ इस्लाहाती अमल आता रहे जिस तरीके से माजी में भी हुआ है, तो इसमें सर बुराई क्या है कि आप ऊपर जो चीज़ हो रही है, जिस तरह से राजा साहब भी कहते हैं कि आप कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं आप इस तरह की बात कर देते हैं, तो सर इसका फिर आखिर वैलिड आंसर होगा क्या? ब्रेक के बाद ज़रा बताइएगा। बात खुशामदीद कुरैशी साहब, मैं ब्रेक से पहले सवाल आपके पास छोड़कर गया था। महसूस भी यही होता है कि मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू, जहाँ आप लोगों को पसंद आ जाए वहाँ आप लोग कहते हैं कि ये हुकूमत लिटिमेट है, ना भी माने तो कम अज़ कम उसके साथ शरीक होना शुरू हो जाते हैं, बाकी जगहों पर आप लोग एतराज़ कर देते हैं। फिर कोर्ट वाली बात राजा साहब
आपकी ठीक महसूस होती है कि सर टाइम कंज्यूमिंग बड़े केसेस होते हैं, इसका इम्पैक्ट आम आदमी के ऊपर भी कहीं ना कहीं होना होता है जो आईनी कॉन्स्टिट्यूशंस के हवाले से होते हैं। तो अगर असूली तौर पर देखें तो शायद आप लोग भी इंसाफ की तहरीक लेकर चलें तो कहीं ना कहीं आपके वकला, आप की जो लीगल टीम है वो भी इससे मुत्तफिक होगी कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए। लेकिन सर क्या दूसरा बुरा करे या दूसरा करना चाहे तो उसकी मुखालफत करना, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है? देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं, जहां तक लेजिटिमाइज होने की बात है, ये क्वेश्चन मार्क 2024 के इंतखाबात पे हमेशा रहेगा। मॉरेस जब भी लिखेगा 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद, आज भी लिख रहा है। इससे ज्यादा खतरनाक जो तरीकाकार इख्तियार किया गया इन आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए, वो मौजूद अरकान असेंबली और मौजूद सेनेटर्स के फैमिली मेंबर्स के साथ जो कुछ किया गया। देखिए खुदा को देखा किसी ने नहीं, इशारे बताते हैं खुदा मौजूद है, एक निजाम चला रहा है, अल्लाह ताला कायनात का मालिक है। क्या वजूहात है ये इतने, मतलब लोगों को जबर से जबरदस्ती कानून साजी करवाने वाली कौन सी बात है? मैं लेजिटिमाइज करने पे और ना होने पर बात नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ जो अमल इन्होंने किया, जिस तरह से अरकान असेंबली के बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को, अभी एक मेंबर नेशनल असेंबली ज़ैन कुरैशी साहब, उनकी मिसेस को 2 घंटे के लिए उठा लिया गया, बुलाया गया, समझाया गया। तो ये क्या सबक दे रहा है? क्यों अरकान असेंबली अपनी जान बचाकर साइट्स पर है और गवर्नमेंट के पास कहां से नंबर्स पूरे हो रहे हैं? मुझे बताया जाए ना, अगर गवर्नमेंट के पास नंबर पूरे होते, हुजूर इन्होंने एक दिन नहीं लगाना था। ये तमाम चीजें इनकी खलूस नीयत की बजाय इनकी अंदर की सोच की अक्कासी कर रही हैं। जब आपके पास नंबर्स नहीं है, कौम ने आपको वो नंबर्स नहीं दिए, कौम ने तो खैर आपको कुछ भी नहीं दिया था। ये 17-18 सीट्स थी, आपने जो भी किया, जो भी माहौल बना, आप अपनी निजी महफिलों में, मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, आप अपनी निजी महफिलों में भी मजाक करते हैं। आपके बारे में वो जो एक राजा हनीफ अब्बासी साहब का और साबिक निगरान वजीर आजम अनवरुल्लाह काकड़ साहब का एक तकरार हुई थी, एक मुकालबा हुआ था, वो भी पूरी दुनिया ने देखा था, सुना था। गंदम वाले मामले पे शुरू हुआ था, मुझे याद है, सिंडिकेट नहीं किया था। तो मेरा कहने का मकसद ये है, क्या वजह है आप इतने पाकिस्तान के लोगों के हमदर्द हैं कि आप लोगों को अगवा करके, आप आइन की को कत्ल करके, कानून साजों को अगवा करके कानून साजी करना चाहते हैं? भाई आपके इस फेल पर तो मैं सुभान अल्लाह ही कह सकता हूँ। सेकंड, अभी राजा साहब ने फरमाया कि जी आप कमेटियों का हिस्सा बने हैं, फला, भाई यकीनन बने हैं, हम असेंबलीज में पहुंचे हैं ना। अगर हमारे 106 एमएनएस को आपने जिस तरह से भी पहुंचने दिया, वो पहुंचे हैं। अब वो वहां जाकर घर आकर बैठ जाएंगे तब भी आप मोतरज होंगे। और जो ये सैलरीज अलाउंसेस की बात करें, को 10-10, 20-20 लाख सैलरी अलाउंसेस नहीं है। वो जो सैलरी अलाउंसेस है, राजा साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, ये बहुत छोटी बात है हम ये बात कहें। अगर हम इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में किसी भी तरह जो रही सही साख है आइन की, इस निजाम की, वो बच जाए। राजा साहब और इनके तमाम लोग, मैं एक छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने तो एक चीज देखी है, जिस शख्स ने दूसरे के लिए कोई सांप अपनी पटारी से निकाला है ना, 2-4-5 साल के बाद वो उसी सांप से डसा गया है। 99 में याद होगा लोगों को, नवाज शरीफ साहब ने हर वो विंडो क्लोज कर दी थी जो उनके इक़्तिदार के लिए खतरा बन सकती थी। मतलब वो यहां तक आ गए थे कि उन्होंने एक आर्मी चीफ ही तैनात कर दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ इंटरनेशनल विजिट पर थे 12 अक्टूबर 1999, सबको याद है। तो वजीर आजम साहब ने उस वक्त के एक नए आर्मी चीफ ही तैनात कर दिया। क्या हालात बने? जब तक आप लोगों की राय को अहमियत देना नहीं शुरू करेंगे और आप सही मानों में डेमोक्रेसी की रूह के मुताबिक नहीं चलेंगे, आप ये लफ्जों में लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, पार्लियामान की बालादस्ती, आइन की जमहूरियत, सुपरविसी ऑफ पार्लियामान, लोग इस पे यकीन नहीं करेंगे और ना आप हकीकी तौर पे पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस पे कन्विंस्ड हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी मैदान में शिकस्त के बाद हुक्मरान अपने लिए आने वाले इंतखाबात की पेशबंदी कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये जाएंगे तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगवाने के लिए, ये जाएंगे हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर केसेस को अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए, ये जाएंगे तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सजाओं को इंडोर्स करवाने के लिए। इनको पता है इस बात का और ये आम पाकिस्तानी समझता है। क्या वजह है कि PMLN के अरकान असेंबली अपनी निजी महफिलों में भी इस पे इरिटेट कर रहे हैं? और मुझे नहीं समझ आई, जब इनके पास दो अक्सरियत नहीं है तो लोगों की अक्सरियत खींचकर ये जबरदस्ती की अक्सरियत कायम करने का इनको क्या फायदा है? ठीक हो गया। कहें भाई हमारे पास अक्सरियत नहीं है, कौम से कहें कि जी हमारे पास कौम ने अक्सरियत नहीं दी, इंतखाबात होंगे अगली बार, हम उस पर 2 अक्सरियत से आएंगे, हम पूरा अदालती ढांचा ठीक कर देंगे, हर शख्स इनकी बात मानेगा। भाई मुझे एक ताकत दी नहीं अल्लाह ने
मैं वो जबरदस्ती जबर से वो ताकत लेकर और कहूं जी मैंने लोगों की बेहतरी करनी है। कुरैशी साहब मैं राजा साहब से इस पर जवाब लूं। राजा साहब, जिस तरह कुरैशी साहब भी कह रहे हैं, रात मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इत्तेफाक हो गया, फिर उन्होंने जब मीडिया टॉक की है तो उस वक्त उनकी नाराजगी थी कि बदमाशी की जा रही है। तो नदीम कुरैशी साहब चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप ये कह सकते हैं कि जी कुरैशी साहब जो है वो बातें इस तरह की करते हैं, या पीटीआई कर ही रही है कि कह रही है हमारे पास जबर हो रहा है। लेकिन मौलाना फजल रहमान तो सर आपके साथ ही बैठते थे, उनके साथ इत्तेफाक राय हुआ, परसों वो जाती उमरा के अंदर थे, खाना शाना खाया, वहाँ पे बैठक हुई, बड़ा खुशगवार माहौल था। तो सर उसके बाद रात वो इस बात पर आ गए कि जी बदमाशी की जा रही है हमारे साथ। तो सर कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है ना राय साहब, क्या जरूरत है इतनी जबरदस्ती तरमीम करने की? मेरा ख्याल है कि ये कोई स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है, कुछ और ये जो आजकल झूठ कहानियां घड़ी जा रही हैं बहुत सी। ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी लाहौर में हुई कि आप उठ के कह दें, एक बंदा, मैं खुद ही घर से निकल के कहीं चला जाऊं और कह दूं जी मुझे गायब कर दिया गया था, और याद मेरे दूसरे दोस्त, तो इन्होंने तो पिटीशन बना के हाथ में रखी हुई हैं और खुद ही साइन करवाते हैं और उसको उनके लवाहिकीन से और फाइल कर देते। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मौलाना साहब की अगर ये बात होती तो कौन सी इस 24 घंटे के अंदर बदमाशी हो गई। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का उनके घर पे जाना, अगर कल वज़ीर आज़म और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जाना, अगर मियां नवाज शरीफ साहब का खाने की दावत देना और दीगर जॉइंट जो मीटिंग्स होनी, या JUI के लोगों का आज की कमेटी समेत तमाम कमेटीज़ में शिरकत करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि जी इन चीज़ों पे अदालती इस्लाहात पे इत्तफाक राय हो गया। तो अगर तो कोई इसको नाम देना चाहे कोई भी ऐसा नामनासिब या नाजेबा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बज़ाहिर तो हालात नहीं नज़र आते। PTI का चलें वो शिकवा कर सकते हैं, उसमें बहुत से केसेस कुछ 9 मई के हवाले से भी हैं, कुछ रोज़मर्रा के आजकल भी हो रहे हैं। तो वो जहाँ पर कहीं तशद्दुद हो रहा है, पथराव हो रहा है, आग लगाई गई है, तो वो हो सकता है। यानी मैं नदीम साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन ये जो दूसरी बात है, ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सरीहन किसी गलतफहमी का नतीजा है या महज स्लिप ऑफ टंग है। कई दफ़ा मुंह से कोई ऐसे लफ्ज़ निकल जाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर जब भी फैसला होगा, और ये सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि जिहाद से हाथ धरे बैठे रहते हैं, असेंबली में लटके हुए हैं, ये वो, तो ये सारी उसी कोशिश की और काविश की अक्कासी करती है कि इत्तफाक राय हासिल किया जाए। आज भी ये जो जितनी चीज़ों पे इत्तफाक राय हुआ है, उस मीटिंग में सारी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे समेत मौलाना साहब की। तो इसलिए मेरा ख्याल है अगले 1-2 दिनों में जो भी मामला है वो पीर तक जो भी जितनी भी इत्तफाक राय हो सकता है, तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जिस हद तक इत्तफाक होगा, या जिस हद तक एटलीस्ट 100% ना सही लेकिन 2/3 कंफर्टेबल की हद तक, तो वो मंडे तक बातें सामने आ जाएंगी और फिर पता चल जाएगा कि कितने लोगों को जो है वो उनके मुंह पे टेप लगा के असेंबली इजलास में ले जाया गया वोट डालने के लिए, कितनों के हाथ पांव बांध के ले जाया गया। तो ये सारी चीज़ें सामने क्लियर हो जाएंगी। ठीक, थैंक यू। राजा कमरुल इस्लाम साहब मेरे साथ मौजूद थे। कुरैशी साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ज़रा जायज़ा लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फिर वजाहत पेश की है, आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई और आईनी तरमीम के अंदर कौन से ऐसे मामला हैं जिस पर वकला तहरीक चल सकती है। लेकिन ब्रेक के बाद खुशामदीद, मेरे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा पाशा साहब। हसन रज़ा पाशा साहब, सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट को एक मरतबा फिर वजाहत जारी करने पड़ी है कि कोई ऐसा फैसला ना करे इलेक्शन कमीशन की जिसकी बुनियाद पर मखसूस हिस्सों का जो फैसला है जो जुलाई में हुआ उसको बाईपास कर दिया जाए किसी कानून की बुनियाद पर, किसी एक्ट में तरमीम की बुनियाद पर। तो सर आपको लगता है कि जिस तरह से बातचीत चल भी रही थी, गुफ्तगू भी हो रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत भी आ गई, हुकूमत ये करेगी, हुकूमत ये करना चाहेगी और इलेक्शन कमीशन उसका साथ देगा कि उन तमाम लोगों को अपने साथ मिला ले कि जो उनके मेंबर नहीं थे, कि जो उनको टेक्निकल बुनियादों पर मिले थे इन मखसूस हिस्सों के नतीजे में? देखें, जहाँ तक तो ये सीटें हुकूमती इत्तेहाद को वापस करने का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 मेंबर्स बेंच का जो फैसला है वो आड़े आ रहा है और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत हाल बने कि वो हुकूमती इत्तेहाद को सीटें आईनी तौर पे वापस जा सकती हूँ। ना सिर्फ आईनी तौर
कानूनी तौर पे भी ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अगर ये इस तरह करेंगे टाइमिंग को देखते हुए कि हुकूमती इत्तेहाद डिटरमिन है कि हमने आज कल ये जो अमेंडमेंट है ये करनी है, तो उसके लिए फिर इन्होंने फैसिलिटेट करना है। लेकिन ये कोई मैं नहीं समझता कि किसी हवाले से भी ये मुनासिब होगा कि वो सीट्स हुकूमती इत्तेहाद को दें, क्योंकि उस रेशो से, जिस रेशो के तहत ये कानून साजी की गई है या आइन में ये दर्ज था कि तनासब के हिसाब से सीट्स पॉलिटिकल पार्टीज को ये मिलेगी, तो उसमें ये फाल नहीं करता कि अगर आप एक पार्टी को फर्ज कर लें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नहीं बनती और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी नहीं बनती, अगर उनकी नहीं बनती तो फिर हुकूमती इत्तेहाद को तो किसी सूरत नहीं दी जा सकती। तो आप ये कहते हैं कि कहीं पर ये अगर गुफ्तगू हो भी रही है तो ये बेबुनियाद है, इसका कोई आइन कानून से कोई रेफरेंस नहीं मिलता? देखिए, पाकिस्तान एक मौजज़ात की धरती है और यहाँ पे रोज कोई ना कोई मौजज़ा रूनुमा होता है। ये हम नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं करेंगे। मुमकिन है कि ये टाइमिंग को देखते हुए ये इस तरह कर गुजरे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सीटें हुकूमती इत्तेहाद की झोली में डाल दे, लेकिन कानूनी और आईनी तौर पे ये बनता नहीं है। बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ हम ये समझते हैं कि इस तरह की अगर कोई भी अगर वो कोई सूरत हाल इस तरह का काम किया गया तो वो मुनासिब नहीं होगा और इसकी रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा आएगी। ठीक। अच्छा सर, दो आपकी पोजीशंस है, एक ये कि आप कानून की प्रैक्टिस आप करते हैं, साबिक जज भी हैं, एक पोजीशन आपकी है कि आप पाकिस्तान बार कौंसिल से आपका ताल्लुक है। दोनों पोजीशंस के हिसाब से आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जिस तरीके से आईनी अदालत बनाते बनाते आईनी बेंच की तरफ आई और जो सारी बातें इस वक्त तक हो रही हैं, जाहिर है कि कोई कंक्रीट ऐसी चीज़ नहीं है कि पेश क्या होगी, हो सकता है कि 2-3-4 मुसव्वदे हों, क्या कहाँ पर इत्तफाक होता है वो मुसव्वदा पेश हो जाए, लेकिन अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं आईनी बेंच के हवाले से, आईनी अदालत के हवाले से, उस तमाम के हवाले से आपके दोनों हवालों से क्या आपकी राय है, एक पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी करते हुए और एक अपनी ज़ाती एक हैसियत से? देखिए जी, बात ये है कि हमें जो एक मुसव्वदा हमें भी मिला था जो कि लॉ मिनिस्टर आजम वजीर तारक साहब ने दिया था, मीडिया के सामने दिया था, तो हम ये समझते हैं कि जो मीडिया के सामने उन्होंने हमें मुसव्वदा दिया वो हुकूमती मुसव्वदा ही कंसिडर करते हुए हमने उस पर डेलिब्रेशन भी की और हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई और हमने एक अपनी जो तजावीज़ है वो उनको भेजी और मीडिया के जरिए हमें ये भी पता चला कि उन्होंने मुतलका हुकाम को और मिनिस्ट्री को वो हमारी तजावीज़ भेज दी और उन्होंने ये बरमला इस चीज़ का इजहार किया कि बार कौंसिल की तरफ से जो मुजव्वज़ा तरामीम है उन पे जो उनकी राय है वो मैंने भिजवा दी है। अगर तो उससे हट के कोई बात होती है तो वो फिर मैं तो उसमें बिल्कुल वो कोई बात नहीं कर सकता। मसलन उस मुसव्वदे में आर्टिकल 8 में का जिक्र ही नहीं है, आर्टिकल 8 में हुकूमत कोई तरमीम करने नहीं जा रही। आज अगर वो कोई आर्टिकल 8 में करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ भी जाती है और नहीं होना चाहिए। और चूंकि मेरी कन्विक्शन ये है कि अगर उस मुसव्वदे में आर्टिकल 8 में तरमीम नहीं थी तो शायद अभी भी ये क्यास आराई हो सकती है, लेकिन ये हुकूमती मुसव्वदा नहीं होगा। इसी तरह एक और जो तजवीज़ आ रही है वो भी उसमें नहीं थी और वो ये थी कि सर्विसेज चीफ की जो एक्सटेंशन है उसको आईनी कवर होगा और वो कोई उसको पूछ नहीं सकता। तो ये हमारे पास ये मुसव्वदा नहीं आया था और ना ही ये अमेंडमेंट आई थी। अगर आज ये है तो ये क्या सराई हो सकती है क्योंकि दोबारा कोई ऐसा मुसव्वदा आया नहीं जिसमें ये दो चीजें तहरीर हो। सर बाकी अच्छा, दूसरी बात सॉरी, आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से आपने पूछा, तो उसमें कोई मैं समझता हूं कि अगर बेंचेस भी बन जाएं और कंसेंसस डेवलप होता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का तो हमें कोई एतराज नहीं है, अच्छी बात है। जो आईनी जो मुकदमात है उनकी समाअत के लिए 5 रुकनी या 9 रुकनी अगर बेंच इलादा तश्कील पा जाता है तो भी कोई हर्ज नहीं है।
ये होगा कि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ानी पड़ेगी और बाकी जजेस जो हैं वो बाकी तमाम केसेस जो पब्लिक एट लार्ज के केसेस हैं, क्रिमिनल अपील्स हैं, सिविल हैं, सर्विस मैटर हैं या जो भी कॉर्पोरेट साइड पे जो मैटर्स हैं वो सुनेंगे और उनके फैसले करेंगे। लेकिन जहां तक आईनी मुकदमात की समाअतों का ताल्लुक है तो वो सिर्फ ये जो बेंच है, खसूसी बेंच, तो कोई हर्ज नहीं, अगर इलादा कोर्ट नहीं बनती बेंच भी बन जाए तो मैं समझता हूं कि दिस इज एनफ। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है, लोग ये एहतजाज भी इसके ऊपर आ रहा है, मामलात भी देखने में आ रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन अब तक नहीं हुआ। लोग कंपेयर करते हैं जनाब काजी फायद ईसा साहब से कि जी उनका नोटिफिकेशन जो है वो कई माह पहले हो गया था। तो सर इसमें हुकूमत क्यों ताख़ीर कर रही है? क्या हुकूमत कोई ऐसा मामला करना चाहती है कि जहां जजेस की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री अपने हाथ में ले ले, कोई पार्लिमानी कमेटी बन जाए जिस तरह से तजवीज़ भी आ रही है? फवाद साहब, चूंकि आइन खामोश है बिल्कुल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए कोई डेडलाइन नहीं देगी, और हमने देखा कि काजी फायद ईसा साहब का नोटिफिकेशन पहले आ गया और हमने ये भी देखा कि कई चीफ जस्टिस साहबान को जब डेजिग्नेट किया गया और उनका नोटिफिकेशन आया तो उनको ओथ दूसरे दिन उनका ओथ हो गया। तो ये चीजें और ये हो सकती है, मुमकिन है, इसमें कोई कदगन नहीं है। हाँ, ये अलबत्ता है कि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है इसमें ये चीज आ गई है कि अब रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस की डेट ऑफ रिटायरमेंट से 15 दिन पहले नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और इसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस की या 5 सीनियर मोस्ट जजेस का एक पैनल होगा जिसमें से चीफ जस्टिस को मुंतखब किया जाएगा। तो ये जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है अल जहाद ट्रस्ट केस में भी जो दिया गया था उसको कन्वर्ट करके 3 या 5 सीनियर जजेस के पैनल में से एक जज जो है वो लिया जाएगा जो कि बतौर चीफ जस्टिस हलफ लेंगे। और यही जो हाई कोर्ट का आप देखें तो हाई कोर्ट में भी सीनियरिटी प्रिंसिपल नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट में हाल ही में 3 नंबर की जो जज साहबा थी मोहतरमा आलिया नीलम साहबा, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आइन में सीनियर मोस्ट जज का था तो इसको अब अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। अब देखिए ये किस करवट बैठता है ऊंट, लेकिन इसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हार्ट फेवरेट हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं, उनको मौजूदा जो आइन की सूरत हाल है या जिस तरह का नफाज है उसमें उन्हीं को बनना पड़ेगा या वही बनेंगे। तो सर इसमें कबाहत किधर है? इस पे कोई प्रॉब्लम है कहीं पर कि हुकूमत ये इख्तियार किसी पार्लिमानी कमेटी को दे दे? इसमें कोई प्रॉब्लम है कहीं? देखिए, पार्लिमानी कमेटी को तो हमने भी एतराज किया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होना चाहिए और वही कॉम्पिटेंट है और 18वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन बना था, वही को कॉम्पिटेंट था। 19वीं तरमीम में जो पार्लिमानी कमेटी थी उसको आपने रिडंडेंट करार दिया और उसका काम सिर्फ पोस्ट ऑफिस जैसा रह गया। तो उसको खत्म करते हुए उनको, मेरा ख्याल है जो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट है उसमें 2 अपोजिशन के मेंबर होंगे और 2 ट्रेजरी बेंचेस के होंगे और वो पार्लियामेंट जो जुडिशल कमीशन है उसका हिस्सा बनेंगे और उनकी कंसल्टेशन मीनिंगफुल होगी। अच्छा सर, जो नई तश्कील होगी। सर इसमें एक ये क्यों एक मामला बन रहा है कि वकला तहरीक की एक कोशिश की जा रही है, या हमने देखा कराची में भी एक एहतजाजी जो है वो सेमिनार हुआ, तो ये वकला तहरीक की बुनियाद बन सकता है ये सारी जो तरमीम का अमल है? देखें फवाद साहब, वकला तहरीक 2007 को अगर मैं देखूं, मैं उसमें बड़ा एक्टिविस्ट था और बहुत ज्यादा ही एक्टिव था मैं उसमें। उस वक्त ये था कि वकला धड़ों में तकसीम होने के बावजूद एक थे। अब यहाँ पे धड़ों में तो तकसीम है ही है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी हो गई है और सर एक सर डोमिनेट कर रहा है। मैं सर इसमें एक इजाफा करना चाहता हूँ सर। सर 2007 की तहरीक को सब याद भी करते हैं, उसका हवाला भी देते हैं, हमने भी जब उसको बड़ा करीब से देखा, लेकिन उसमें एक सवाल है कि वो एक बड़े तसलसल के साथ एक आमिर की हुकूमत थी, उसके हवाले से भी लोगों का गम गुस्सा था, एक आम आदमी का भी, क्योंकि वो सिर्फ वकला की तहरीक नहीं थी, उसमें सब शामिल हो गए थे। तो क्या आपको लगता
लगता है कि उस तरीके से सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं किसी भी आईनी मामले के ऊपर, किसी भी कानूनी मामले के ऊपर? फिर पोलराइजेशन की बात भी आप किसी इसको मुकम्मल कर लीजिएगा सर काइंडली। फवाद साहब, फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा, और अक्टूबर का महीना वुकला फ्रेटर्निटी में बड़ा अहम होता है, एक चीज आप ज़हन में रखें। अच्छा। और अक्टूबर के लास्ट वीक में हर साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन के इलेक्शंस होते हैं, और दो ग्रुप हैं, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है आसमा जहांगीर ग्रुप जिसको कहते हैं, और दूसरा प्रोफेशनल ग्रुप है। तो दोनों अपने कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। पिछले साल भी मुझे याद है कि प्रोफेशनल ग्रुप ने एक कन्वेंशन किया था लाहौर में, और उसमें वकला तहरीक की बुनियाद रखी थी कि हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन वो ना हो सकी और इलेक्शन के बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। आज भी चूंकि 29 अक्टूबर को इलेक्शन है, तो इसके लिए वो वकला की तहरीक चलाना चाहते हैं, जो मुझे नजर नहीं आ रहा कि वननेस होगी। और पॉलिटिकल जो सिनेरियो बन रहा है उसमें आप देखें कि उधर कौन कौन है प्रोफेशनल ग्रुप में। आपको एक मखसूस पार्टी के जो मुअज़्ज़ज़ वकला साहबान हैं वो नजर आएंगे, जो सफारा हैं, जो कि वकला तहरीक, और आपको ये भी आपको नजर आ रहा होगा कि अपोजिशन की वो पार्टी, उसके कायदीन बार बार वकला तहरीक की चलाने की बात कर रहे हैं। वो क्यों वकला तहरीक के पीछे आना चाहते हैं? वकला को क्यों आगे लाना चाहते हैं? ठीक है, कुछ मामलात पे हमें भी रिजर्वेशन है, और हम भी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसी तरमीम ना लाएं जो आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, लेकिन उसके लिए उन्होंने हमसे मशावरत की, वो भी आके बैठे अपने मशवरे दें। और अगर जब तक मशावरत का सिलसिला जारी है, मैं नहीं समझता कि वकला तहरीक को चलाया जाना चाहिए या उसका ऐलान करना चाहिए। अब अगर आके ये कहते हैं जी कि वकला तहरीक अब चलेगी और आईनी अमेंडमेंट कोई भी हो वो वकला की लाशों पे जो है वो चल के आएगी, तो ये मुनासिब नहीं है। अपनी लाशों की बात करें, वकला की लाशों की बात ना करें, और पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आपको खालिसन बार के अंदर काला कोट हमारी पार्टी है, और काला कोट ही पार्टी अच्छा लगता है, सूट करता है। आप बार के बाहर आपके पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी भी पार्टी से हो सकती है, और आपका राइट है, ये बुनियादी राइट है, लेकिन आप किसी पार्टी के एजेंडे को बार के अंदर नहीं ला सकते, और ना लाना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।